प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे तापमान क्या है, तापमान का क्षैतिज वितरण, तापमान का लंबवत वितरण तथा तापमान का क्षेत्रीय वितरण। इन तीन पक्षों पर चर्चा रहेगी और वही हम अपने स्क्रीन शेयर करते हुए स्लाइड के माध्यम से इनको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, तापमान की परिभाषा पहले भी कई बार दी जा चुकी है, तो यहाँ मैं डिटेल में ना जाते हुए तापमान की परिभाषा संक्षेप में मैं बता देता हूँ। दूसरे जो भी वीडियो लेक्चर डाले हैं उनमें आप विस्तृत रूप से तापमान की परिभाषा अगर देखनी है तो उन लेक्चर से देखें, उन लेक्चर को सुनेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि तापमान क्या है। तापमान क्या है विद्यार्थी, उसमें जब तापमान पढ़ाया आप ध्यान कर एक डायग्राम भी बनाया था। उस डायग्राम में ये दिखाया गया था कि भूतल से 1 मीटर की ऊंचाई पर मानक अवस्थाओं में मापी गई वायु की गर्मी वायु ताप कहलाती है। दोबारा फिर सुन लीजिए, भूतल से 1 मीटर की ऊंचाई पर मानक अवस्थाओं में मापी गई वायु की गर्मी वायु ताप कहलाती है। या वायु के बारे में ही है यहां मामला, तो वायु ताप को इसी ढंग से हम परिभाषित करेंगे। अब यहां पढ़ा जाएगा पृथ्वी पर क्षैतिज ताप का वितरण क्या है, लंबवत वितरण क्या है और क्षेत्रीय वितरण क्या है। सबसे पहले हम क्षैतिज ताप वितरण की बात करते हैं। क्षैतिज ताप वितरण होता क्या है, किसको कहेंगे क्षैतिज ताप वितरण? जब हम अक्षांश के अनुसार तापमान का वितरण पढ़ें वो क्षैतिज ताप वितरण होता है। अक्षांश के अनुसार ताप का वितरण क्षैतिज ताप वितरण कहलाता है। या सरल भाषा में इसको समझाएं, क्षैतिज ताप वितरण क्या होगा? सफीदों का तापमान कितना है, जींद का कितना है, पानीपत का कितना है, पठानकोट का कितना है, आगरा का कितना है, दिल्ली का कितना है, त्रिवेंद्रम का कितना है, न्यूयॉर्क का कितना है। यानी जब हम भूपृष्ठ पर एक स्थान का ताप पढ़े, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, भूपृष्ठ पर पढ़े ये ताप, तो ये एक प्रकार से क्षैतिज ताप वितरण हुआ। दूसरा इसमें टॉपिक है लंबवत ताप वितरण। लंबवत ताप वितरण क्या है? इसमें तापमान को हम लंबाई के अनुसार पढ़ते हैं। लंबाई के अनुसार लंबवत ताप का वितरण में हम मान लीजिए ये कहें कि भूपृष्ठ से 2 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना है, 50 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप कितना है, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप कितना है, 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप कितना है। तो इस प्रकार जब हम तापमान का वितरण पढ़ेंगे वो लंबवत ताप वितरण कहलाएगा। तीसरा इसमें जो बिंदु है क्षेत्रीय ताप वितरण, यानी किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष बेल्ट में, किसी विशेष जोन में जब हम ताप वितरण पढ़ते हैं वो क्षेत्रीय ताप वितरण होता है। जैसे कि हम हरियाणा का ताप वितरण पढ़ें वो क्षेत्रीय ताप वितरण कहलाएगा, या गंगा सतलुज के मैदान का ताप वितरण पढ़ें वो क्षेत्रीय ताप वितरण कहलाएगा, या उष्ण कटिबंध का ताप वितरण पढ़ें वो क्षेत्रीय ताप वितरण कहलाएगा। यानी क्षेत्र विशेष में तापमान की दशाएं क्या हैं वो क्षेत्रीय ताप वितरण होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि अभी बताया था, अक्षांश के अनुसार ताप का वितरण कहलाता है क्षैतिज ताप वितरण। विद्यार्थी इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर किया गया है। यहां देखिए इस डायग्राम में ये डायग्राम पृथ्वी बनाई है। यहाँ ये बीचों बीच भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लिखा है, भूमध्य रेखा है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये समताप रेखाएं दिखाई गई हैं। यानी भूमध्य रेखा पर तापमान कितना है इस समताप रेखा द्वारा दिखाया गया है कि 30 डिग्री है। यहाँ भूमध्य रेखा के दक्षिण में ये 20 डिग्री है जहां जहां से रेखा गुजर रही है।
यहाँ 10 डिग्री, 0 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री। यानी हमारी अक्षांश रेखा भी तो ऐसे ही है। ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर 10 डिग्री की अक्षांश रेखा, 20 की, 30 की, 50 की, 100, 50 की और 90 की। नीचे भी इसी प्रकार ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, यहाँ 10 डिग्री की, 20 डिग्री की, 30 डिग्री की और ये 90 डिग्री की है। अक्षांश रेखाएं मैंने इसलिए नहीं इसमें ड्रा की क्योंकि यहाँ जो डायग्राम था ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अक्षांश रेखाएं नहीं ड्रा की। यानी अक्षांश रेखाओं के अनुसार जब हम तापमान पढ़ते हैं वो क्षैतिज ताप वितरण होता है, और अक्षांश रेखाओं पर तापमान का वितरण पढ़ने के लिए हम समताप रेखाओं का सहारा लेते हैं। ये जो इस डायग्राम में खींची गई है ना रेखा, ये समताप रेखा ही है। दोबारा फिर सुने, क्षैतिज ताप वितरण पढ़ने के लिए हम समताप रेखाओं का सहारा लेते हैं। इस डायग्राम पर जो रेखाएं खींची गई हैं समताप रेखाएं ही हैं। लिखा है आइसोथर्म्स, अंग्रेजी में कहते हैं इनको आइसोथर्म्स, हिंदी में समताप रेखाएं। अब आइसोथर्म्स क्या है ये मैं बता दूं पहले। Isotherms are imaginary lines that join the places having equal temperature reduced to sea level to eliminate the effect of altitude। इसको मैं हिंदी में बता देता हूं। समताप रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती हैं, और इनको खींचने से पहले तापमानों को समुद्र तल के अनुसार सममानित कर लेना चाहिए। दूसरी लाइन में समझाऊंगा अभी के मायने समझ नहीं पाए होंगे हम आप। यानी समताप रेखाएं कौन सी होती हैं? जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती हैं। अब ये देखिए, समान ताप 15 डिग्री तापमान यहां है, 15 यहां है, 15 यहां है, तो 15 डिग्री टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को मिलाती हुई या स्थानों को मिलाती हुई खींच दी, 15 डिग्री की समताप रेखा हो गई। अभी परिभाषा में यही तो बताया था, एक समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाती हुई जो रेखा खींची जाती है वो समताप रेखा होती है। इसी प्रकार यहाँ 20 डिग्री की देखिए, ये यहाँ टेम्परेचर 20, 20, 20, 20, हर जगह 20, 20 है, तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये समताप रेखा हो जाएगी। यानी वही हुआ ना, समताप रेखा वो काल्पनिक रेखा होती है जो समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाती हुई खींची जाती है। इसी प्रकार यह 25 डिग्री की समताप रेखा है। दूसरा इसमें लाइन थी कि समताप रेखा खींचने से पहले तापमानों को समुद्र तल के अनुसार सम्मानित कर लिया जाता है या घटा लिया जाता है, ये कह लीजिए, या बढ़ा लिया जाता है, जो भी आप इसको कहें। इसमें मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई स्थान समुद्र तल से 2 किलोमीटर ऊंचा है या 2000 मीटर ऊंचा है, और वहां टेम्परेचर है 8 डिग्री, तो वहां का टेम्परेचर हम 8 डिग्री नहीं लेंगे अगर वो स्थान, वो पॉइंट, वो बिंदु जो 2000 मीटर की ऊंचाई पर है किसी पहाड़ पर, वो समुद्र तल पर होता तो कितना टेम्परेचर होता? अगर वो समुद्र तल पर होता उसका टेम्परेचर 8 डिग्री प्लस 6.5 डिग्री प्लस 6.5 डिग्री 21 डिग्री होता। क्यों? क्योंकि जो हम ऊपर जाते हैं तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर कम होता जाता है। यानी वो समुद्र तल पर होता तो ज्यादा होता उसका तापमान, तो उसका तापमान कितना होता? 1000 मीटर नीचे आ जाओ 6 पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, 1000 मीटर और नीचे आ जाओ 6.5 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा हो जाएगा। वो 2000 मीटर ऊंचा है तो उसमें 6.5 प्लस 6.5 ये जोड़ने पड़ेंगे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, यानी इसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हम काउंट करेंगे। ये थी दूसरी लाइन
कि समताप रेखा खींचने से पहले तापमान को समुद्र तल के अनुसार सम्मानित किया जाता है। मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। विद्यार्थियों, आपको ये इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना जब आप नोट्स बनाएंगे या जब आप एग्जाम में लिखेंगे, जितना लंबा चौड़ा मैंने बताया है। आपको सबसे पहले तापमान की परिभाषा देनी है। तापमान की परिभाषा मैंने बताई है, भूपृष्ठ से 1 मीटर की ऊंचाई पर मानक अवस्था में मापी गई वायु की गर्मी वायु ताप कहलाती है। उसके बाद क्षैतिज ताप वितरण बताएंगे। अक्षांश के अनुसार तापमान का वितरण क्षैतिज ताप वितरण कहलाता है, केवल इतना ही लिखेंगे। और इस वितरण को दिखाने के लिए, क्षैतिज ताप वितरण को दिखाने के लिए हम समताप रेखाओं का उपयोग करते हैं। समताप रेखा की परिभाषा लिखना चाहे लिख दे, छोड़ना चाहे छोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। इसके बाद तापमान का वितरण, कौन सा वितरण पढ़ रहे हैं? क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए हम अक्सर 2 महीने लेते हैं, जनवरी और जुलाई का महीना। ये 2 महीने क्यों लेते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों, ये जो 2 महीने हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन के हैं। एक्सट्रीम पोजीशन का तापमान की एक्सट्रीम पोजीशन होती है 2 महीनों में। एक्सट्रीम पोजीशन का अर्थ है कि जनवरी, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, सबसे ठंडा महीना होता है, जुलाई सबसे गर्म महीना होता है। और ये वाइस वर्षा होता है। वाइस वर्षा का अर्थ है दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्ट हो जाता है। यानी जनवरी और जुलाई उत्तरी गोलार्ध के क्रमशः सबसे ठंडे और सबसे गर्म महीने हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के ये महीने जनवरी और जुलाई सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने हैं। तो ये क्षैतिज ताप वितरण पढ़ने के लिए हम जनवरी और जुलाई क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन, गर्मी और सर्दी के महीने हैं। जनवरी और जुलाई के अलावा अन्य महीने भी लिए जा सकते हैं, परंतु वो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए 2 महीने सबसे ज्यादा ठंड और सबसे ज्यादा गर्मी के ले लें तो अनुमान हो जाता है अन्य महीनों में स्थितियां, परिस्थितियां टेम्परेचर संबंधी, तापमान संबंधी क्या रही हूं। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं जनवरी, उसके बाद लेंगे जुलाई। अब जनवरी के महीने में आप अपने उत्तरी गोलार्ध में आप रहते हैं, जनवरी के महीने के बारे में सोचिए। जनवरी का महीना या जनवरी, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में क्या होती हैं? विंटर, नॉर्थ हेमस्फीयर। ये 2 स्फीयर हैं, 2 गोलार्ध हैं। गोलार्ध समझते हो ना? गोला प्लस अर्ध, गोले का आधा भाग। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये यहाँ भूमध्य रेखा ये यहाँ दिखाई है, 0 लिखा है जहां। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। विद्यार्थियों, उत्तरी गोलार्ध में इस समय सर्दियां होती हैं जनवरी के महीने में, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं। इस महीने में सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक सीधी पड़ती हैं। ये पीला कलर किया है यहां, वर्टिकल रेज एरिया, लंबवत किरणों का क्षेत्र, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर भी सीधी पड़ती हैं, और ये लगभग 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ये इसको मकर रेखा कहिए, मकर रेखा तक ये सीधी पड़ती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मियां होती हैं। क्यों? सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं इस समय। विद्यार्थियों, आगे हम तापमान के संबंध में आते हैं। यानी पहले बताना है कि कौन से गोलार्ध में गर्मी है, कौन से गोलार्ध में सर्दी है, और सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं। पहले बिंदु पर तो ये बताना। दूसरे बिंदु पर तापमान बताना है। तापमान में ये बताना है कहां तापमान ज्यादा है और कहां तापमान कम है। तापमान ज्यादा कहां मिलेगा? क्योंकि गर्मियां कहां है ज्यादा? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां हैं जनवरी के महीने में। तो हाई टेम्परेचर के एरिया कहां हैं? कुछ हाई टेम्परेचर के एरिया बता दो, कुछ लो टेम्परेचर के एरिया बता दो, इतना सफिशिएंट है टेम्परेचर वाले बिंदु में। जो हाई टेम्परेचर के एरिया हैं, उच्च तापमान के क्षेत्र हैं दक्षिणी हेमस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना, उत्तरी पश्चिमी अर्जेंटीना, ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, पूर्वी और मध्य अफ्रीका, बोर्नियो और केंद्रीय ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया कहिए,
यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है। दक्षिण गोलार्ध के भाग हैं ये। और इन भूभागों पर जो ये अभी बताए हैं तापमान 30 डिग्री तक चला जाता है। एवरेज टेम्परेचर की बात है यहाँ। एवरेज टेम्परेचर दिन का या ऋतु का आपको समझाया भी था एक दिन मैंने, एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालते हैं। अब लो टेम्परेचर की बात कही है। लो टेम्परेचर कहां रहेगा? देखो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां हैं, तो लो टेम्परेचर कहां रहेगा? उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो लो टेम्परेचर रहेगा कहां मिलता है? लोएस्ट टेम्परेचर अकर इन नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड ग्रीनलैंड। जो न्यूनतम तापमान है उत्तरी पूर्वी एशिया और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में होता है। वर्खोयांस्क है एक जगह, वर्खोयांस्क जो कि साइबेरिया में है, इसमें जनवरी का औसत तापमान, मासिक औसत कह रहा हूं, जनवरी का मासिक औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी जब हम जनवरी पढ़ रहे हैं, पहले तो ये बताइए इसमें गर्मी सर्दी कहां होती है, कौन से गोलार्ध में होती है, फिर तापमान की बातें कीजिए। तापमान की बातें करने के बाद कुछ ना कुछ समताप रेखाओं के बारे में बताइए। इसमें और तीसरे बिंदु रह गया था तापमान में, मोस्ट ऑफ लैंड्स बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल रिमेन्स फ्रोजन। आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, उससे ऊपर का जो क्षेत्र है वो जमा रहता है, फ्रोजन रहता है, बहुत ठंड होती है। अब इसमें आइसोथर्म्स जो होती हैं या समताप रेखाएं होती हैं, उनके मुड़ाव के बारे में बताइए, उनकी बेंडिंग के बारे में बताइए। उनकी बेंडिंग क्या है, यानी कहां मुड़ती हैं वो। अब विद्यार्थियों, जो आपका जल भाग है, स्थल भाग है, उसकी गर्म और ठंडा होने की प्रकृति अलग अलग है। ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही आप लोगों को। जब उनकी गर्म और ठंडा होने की प्रकृति अलग अलग है, तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनमें मुड़ाव आएगा जगह जगह। अब ये जो अक्षांश रेखाएं, सॉरी अक्षांश रेखाएं नहीं, गलत बोल गया मैं, ये जो समताप रेखाएं हैं इनमें मुड़ाव आएगा। ये कहां मुड़ती हैं? बैंड्स, बैंड आता है, कहां आता है? नॉर्थवार्ड ओवर ओशन। ये किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? ये जनवरी के महीने की बात हो रही है। ये समुद्रों में जो इनका जो मुड़ाव होता है उत्तर की ओर होता है, उत्तरी गोलार्ध में, और ये इनका मुड़ाव दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में ही, इनका मुड़ाव उत्तरी गोलार्ध में ही दक्षिण की ओर होता है, यानी भूमध्य रेखा की तरफ होता है। हम यहां समताप रेखाओं के मुड़ाव की बात कर रहे हैं, उनमें घुमाव की बात कर रहे हैं। ये जो समताप रेखाएं हैं जिनके माध्यम से हम तापमान दिखाते हैं, क्योंकि जल और स्थल के गर्म और ठंडा होने की प्रकृति अलग अलग है, तो इनमें मुड़ाव आ जाता है। यहां जो बैंड दिखाया गया है, बैंड्स, ये उत्तरी गोलार्ध की बात है। यहां भी उत्तरी गोलार्ध में इनका मुड़ाव या इनका झुकाव कह लीजिए, समुद्रों में उत्तर की तरफ होता है, यानी पोल्स की तरफ होता है, और लैंड मासिस पर, भूभागों में ये दक्षिण की तरफ मुड़ी होती हैं। इनका मुड़ाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा मैं, बता दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति विपरीत होती है, यानी ये जो मैंने बताया इसका उल्टा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, समुद्रों पर ये नॉर्थवार्ड की बजाय साउथवार्ड मुड़ जाएंगी, यानी पोल की ओर मुड़ जाएंगी, और यहां लैंड मासिस पर, भूभागों में, साउथवार्ड की बजाय नॉर्थवार्ड, यानी भूमध्य रेखा की ओर मुड़ी होंगी, ये बैंड होगा इनमें। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां इसके विपरीत होती हैं। जो आपकी समताप रेखाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, ये अनियमित होती हैं, इरेगुलर एंड क्लोजली स्पेस्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में ये अनियमित होती हैं, यानी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी कहिए, और एक दूसरे के पास होती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है। दक्षिणी गोलार्ध में इनमें मुड़ाव कम होता है, ये नियमित होती हैं और एक दूसरे से दूर भी होती हैं।
यानी यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज ना हो बच्चे, यहाँ पर हमें सबसे पहले जनवरी का महीना के बारे में क्या बताना है कि सर्दियां कहाँ हैं और गर्मियां कहाँ हैं। सर्दी कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। गर्मी कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य की किरणें कहाँ तक सीधी चमकती हैं? मकर रेखा तक। इसके बाद हाई टेम्परेचर के एरिया बताने हैं कुछ। इसके बाद लो टेम्परेचर के एरिया कहाँ है वो बताने हैं। इसके बाद समताप रेखाओं में थोड़ा सा मुड़ाव के बारे में बताना है, कहां मुड़ती है कहां नहीं मुड़ती है, कहां इनमें बैंड होता है, किस ओर बैंड होता है। इसके बाद समताप रेखाओं की नियमितता के बारे में बताना। इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि बहुत सारी बातें बता दी, क्योंकि समझाते हुए बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करके इनको विराम दे दे। अब ये जो मैंने बताया था ना समताप रेखाओं का मुड़ाव, ये मैंने आपको ये मुड़ाव ये दिखाया है। ये देखिए, ये इसमें जो अभी ऋतु बताई थी मैंने, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो ये देखिए, ये समताप रेखा, इसमें ध्यान से देखिए, ये मुड़ रही है। समुद्र है, ये समुद्री भागों में उत्तर की ओर मुड़ गई। फिर ये लैंड मासिस पर भूमध्य रेखा की तरफ, यानी दक्षिण की ओर मुड़ गई। यानी इन में सारा का सारा मुड़ाव कैसे हो रहा है, ये इस चित्र में सारा का सारा मुड़ाव दिखाया गया है, या इनका बैंड दिखाया गया है। दूसरा हम लेते हैं अब बेटे जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में अब हम चलते हैं, जो वही 3-4 बिंदु की चर्चा करनी है। सबसे पहले क्या बताना है? गर्मी कहां होती है, सर्दी कहां होती है। अब जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां होती हैं। उसके ठीक विपरीत, पहले सूर्य किरणें कहां तक सीधी चमक रही थी? मकर रेखा तक। अब यहां इसके उल्टे हो गई, सूर्य किरणें कहां तक सीधी चमक रही हैं? कर्क रेखा तक। कर्क रेखा तक। यहां जब पीला कलर किया है तो वर्टिकल सन रेज, लंबवत सूर्य किरणें यहां तक पड़ रही हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां हैं। अब दूसरा बिंदु, गर्मी सर्दी बता दी। दूसरा बिंदु टेम्परेचर का बताइए, तापमान का बताइए। तापमान में क्या बताना? हाई टेम्परेचर एरिया कौन से, लो टेम्परेचर एरिया कौन से हैं? हाई टेम्परेचर एरिया कहां मिलेंगे? कौन सा महीना है? जुलाई का। और आप सभी विद्यार्थी जानते हैं अपने यहाँ जुलाई में क्या होती है? गर्मियां होती हैं। जुलाई में गर्मियां होती है। आप उत्तरी गोलार्ध में रहते हो तो यहाँ हाई टेम्परेचर एरियाज बताइए कुछ, और कुछ लो टेम्परेचर एरियाज बताइए। लो टेम्परेचर एरियाज कहाँ मिलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भी मिलेंगे, वो भी बता दीजिए। अब यहाँ हाई टेम्परेचर एरिया कहाँ है? maximum temperature more than 30 degree occur in most part of northern hemisphere between 10 degree north to 40 degree। ये गलत लिखा है, लिखने में गलती है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये एन है, यहां सी की बजाय एन है, नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी 10 से 30-40 डिग्री अक्षांशों के बीच जो अधिकतम तापमान है 30 डिग्री से भी ज्यादा होता है। यानी ज्यादा गर्मियां 10 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक हैं यहां। और बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर रहता है वो एरियाज कौन कौन से हैं, ये लिखा है। साउथ ईस्टर्न यूएसए, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, सहारा का मरुस्थल, अरब देश, अफगानिस्तान, लार्ज पार्ट ऑफ चाइना, चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा, साउथ इंडिया, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। लो टेम्परेचर एरिया भी हैं कुछ उत्तरी गोलार्ध में, और उनमें अलास्का का क्षेत्र है, उत्तरी अलास्का, उत्तरी साइबेरिया, ग्रीनलैंड, यहां पर जो टेम्परेचर है शून्य से भी कम रहता है, यानी जमा रहता है ये क्षेत्र। अब यहां गलत लिखा गया था, मैंने काट दिया है। ये लो टेम्परेचर एरिया है, ये जो जहां कटा हुआ है रेड, यहां लो है। लो टेम्परेचर एरिया जो साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में लो टेम्परेचर एरिया मिलेंगे। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, केंद्रीय ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया देश का केंद्रीय भाग, सदर्न अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी क्षेत्र, ये कम तापमान के क्षेत्र हैं। अब तीसरा जो पक्ष बताना है, ये इनका बैंड कहां होता है? पोलवार्ड एट लैंड मासेस, यानी जुलाई के महीने में
उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर लिखा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में ये पोलवार्ड इनका बैंड होता है। पोलवार्ड में ध्रुवों की तरफ ये मुड़ी हुई होती हैं। और जो वाटर बॉडीज हैं यानी लैंड मासिस पर, लैंड मासिस यानी स्थल भागों पर उत्तरी गोलार्ध में इनका मुड़ाव पोल की तरफ होता है, ध्रुवों की तरफ होता है। वाटर बॉडीज समुद्रों पर, उत्तरी गोलार्ध में समुद्रों पर ये भूमध्य रेखा की ओर मुड़ी हुई होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके स्थिति ठीक विपरीत होती है। अब विद्यार्थियों वही बात है कि यहाँ 3-4 बिंदुओं की ही चर्चा करनी है जुलाई में भी, कि भाई गर्मी कौन से गोलार्ध में होती है और सर्दी कौन से गोलार्ध में होती है, सूर्य किरणें कहां सीधी पड़ती हैं। दूसरा, हाई टेम्परेचर एरिया और लो टेम्परेचर एरिया दोनों गोलार्धों में कौन कौन से हैं। तीसरा, जो ये समताप रेखाएं हैं इनके मुड़ाव के संबंध में बताना है, और इससे फालतू कोई चर्चा करनी ही नहीं है यहाँ पर। अब ये दिखाया गया है इनका मुड़ाव, जो अभी मैंने बोला था कि समुद्र में कहाँ मुड़ी होंगी और स्थल भागों पर कहाँ मुड़ी होंगी, ये दोनों गोलार्धों में इनका समताप रेखाओं का मुड़ाव या बैंड कहिए दिखाया गया है। इसमें जो तीसरा बिंदु था चर्चा का, क्षेत्रीय ताप वितरण क्या है। क्षेत्रीय ताप वितरण क्या है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष बेल्ट में, किसी विशेष कटिबंध में जो तापमान का वितरण क्षेत्रीय ताप वितरण कहलाता है। अभी मैंने बिल्कुल आरंभ में उदाहरण दिया था कि यदि हम गंगा सतलुज के मैदान के तापमान का अध्ययन करें तो क्षेत्रीय ताप वितरण हुआ, भारत के तापमान का अध्ययन करें क्षेत्रीय ताप वितरण हुआ, तो ये है क्षेत्रीय ताप वितरण। तो क्षेत्रीय ताप वितरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है वो प्रभावित करता है तापमान को, लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा क्षेत्रीय ताप के वितरण को प्रभावित करता है। और जैसा कि पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि जो जो हम उत्तर में जाते हैं भूमध्य रेखा से तापमान घटता जाता है। क्यों? सूर्य ताप की प्राप्ति कम, तो अक्षांश के अनुसार जो जो हम उत्तर में जाएंगे तापमान घटता जाएगा। यानी यहाँ क्षेत्रीय वितरण में ये मुख्य बात है कि जो अक्षांश रेखा है वो एक महत्वपूर्ण कारक है जो उस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। और जैसा कि पहले पढ़ाया जा चुका है कि जो अक्षांश रेखा जो हम उत्तर में जाएंगे भूमध्य रेखा से तापमान घटता जाएगा। तो इसके मद्देनजर, इसको ध्यान में रखते हुए, इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने बताया है अक्षांश रेखा और तापमान का जो फैक्ट है, जो कारक है जो मैंने बताया, इसको ध्यान में रखते हुए जो प्राचीन ग्रीक विद्वान थे उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंधों में, 3 ताप कटिबंधों में बांटा, 3 टेम्परेचर जोन में बांटा। ये टेम्परेचर जोन कौन कौन से हैं? 3 टेम्परेचर जोन, ये 3 टेम्परेचर जोन यहां दिखाए गए हैं। पहला टेम्परेचर जोन ये बिल्कुल सेंटर में है, ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। इसका विस्तार दिखाया गया है 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी तथा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच फैला है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन। दूसरा टेम्परेट जोन, ये दोनों ये ट्रॉपिकल जोन भी दोनों गोलार्ध में है और ये भी दोनों गोलार्धों में है। टेम्परेट जोन शीतोष्ण कटिबंध, यहां भी शीतोष्ण कटिबंध है। विस्तार देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या ये भी कह सकते हैं ये कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वर्त तक या आर्कटिक जो रेखा है वहां तक फैला है। और इसका फैलाव मकर रेखा से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक फैलाव है। तीसरा जोन है फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से परे, 66.5 डिग्री से परे गोलार्ध की ओर, यानी इसका विस्तार जो है 66.5 डिग्री से लेकर दोनों गोलार्धों में ध्रुवों की तरफ है। यानी आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक
और एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक। ये 3 कटिबंध हैं, ये लिखा भी है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। अब यहां पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ट्रॉपिकल जोन की, उष्ण कटिबंध की। इन कटिबंधों की थोड़ी थोड़ी विशेषता बताइए। सबसे पहले तो विस्तार बताइए, उष्ण कटिबंध का विस्तार क्या बताओगे? ये उष्ण कटिबंध है बच्चों, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में इसका फैलाव है। विस्तार बता दिया पहले, विस्तार बताने के बाद उसकी दो चार विशेषता बता दीजिए। इस कटिबंध में भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, ये जहां पीला कलर किया है, इसमें डिफरेंट सीजन नहीं पाए जाते। डिफरेंट सीजन का अर्थ ये हुआ कि 2 सीजन होते हैं मूलतः, एक गर्मी और सर्दी। यहां पर 2 सीजन नहीं पाए जाते, गर्मी और सर्दी नहीं पाई जाती, केवल गर्मियां पाई जाती, एक सिंगल सीजन होता है। यानी इसमें जो ऋतुीय बदलाव हैं, ऋतु का बदलाव नहीं मिलता, एक ही ऋतु है, केवल गर्मी की ऋतु है। पहले विस्तार बताया, फिर इसका जो सेंट्रल पार्ट है यहां ये बताया कि यहां केवल ग्रीष्म ऋतु होती है, दूसरी ऋतु नहीं होती, क्योंकि 12 के 12 महीने सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने का कारण 12 के 12 महीने गर्मी रहती है। गर्मी इसका मतलब है कि यहां पर वर्ष पर्यंत उच्च तापमान बना रहता है। ये लिखा है यहां सारी की सारी विशेषता साइड में देखिए, सारा वर्ष पर्यंत उच्च तापमान बना रहता है, कोई मौसमी बदलाव नहीं होते। हाँ, इस बेल्ट को छोड़कर मौसमी बदलाव कहां नहीं होते? 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। इस बेल्ट के आगे जब हम चलते हैं कर्क रेखा की ओर और मकर रेखा की ओर जो जो बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमें 2 ऋतुओं का आभास होने लगता है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है, शीत ऋतु छोटी होती है। जो जो हम कर्क रेखा की तरफ जाएंगे, यहां मकर रेखा की तरफ जाएंगे, तो क्लियरली 2 ऋतु हमें 2 ऋतुओं का अनुभव होता है, या 2 ऋतु बन जाती हैं या हो जाती हैं। यानी विंटर सीजन क्लियरली महसूस किया जा सकता है। यद्यपि विंटर सीजन बहुत बड़ा नहीं होता, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर छोटा होता है, 2-3 महीनों का होता है, परंतु क्लियरली सर्दियों की ऋतु भी महसूस की जा सकती है और गर्मियों की ऋतु तो महसूस की ही जा सकती है। इसमें लिखा है विंटर क्लियरली फेल्ट, स्मॉल विंटर, विंटर शोज प्रेजेंस। ये विशेषता डायग्राम के अंदर भी लिखी है और कुछ बाहर भी लिखी है। अब ये जो डायग्राम में स्पष्ट किया गया वही चीजें नीचे लिखी हैं, इनको मैं बोल भी देता हूं। पहले विस्तार का बताया था ना, एक्सटेंशन का, यानी किसका विस्तार? उष्ण कटिबंध का विस्तार। कहां तक है? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विस्तार है। दूसरी क्या बताई थी? वर्टिकल रेज ऑन इक्वेटर थ्रू आउट ईयर, भूमध्य रेखा पर वर्ष पर्यंत सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। तीसरी बताई थी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच जो ऋतु है एक ही रहती है, ऋतु परिवर्तन नहीं होता, गर्मियां सर्दियां 2 नहीं होती, केवल एक ही होती है। और आगे बताया था कि समर और विंटर सीजन को क्लियरली फेल्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जो जो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है मकर रेखा। ये अंग्रेजी की शब्दावली में ध्यान रखा करें बच्चे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर जो विंटर है वो छोटी होती है। वही विशेषताएं जो डायग्राम में लिखी थी वही यहाँ लिखी गई हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए रिपीट हो जाए ताकि उनको चीजें। दूसरा जोन है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का पहले विस्तार बताइए। विस्तार सबसे पहले हर पॉइंट में विस्तार बताना है। विस्तार बताइए। विस्तार कहाँ है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेकर 66 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, या ये कहिए कि कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वर्ग तक, और यहां मकर रेखा से लेकर एंटार्क्टिक वर्ग तक, ये होता है इसका विस्तार। एक्सटेंशन के बाद इसकी विशेषता बताइए। अब इसमें लिखा बोथ सीजन्स, शॉर्ट में लिखा है बच्चों, बोथ सीजन्स, इसी से हिंट मिल जाएगा।
यानी इस कटिबंध में, किस कटिबंध की बात हो रही है? शीतोष्ण कटिबंध की। शीतोष्ण कटिबंध में दोनों ऋतुएं महसूस की जा सकती हैं, गर्मी भी और सर्दी भी। और वैसे भी आप नाम से ही देखें, नाम से स्पष्ट होता है शीतोष्ण, शीत जमा उष्ण, शीत जमा उष्ण, यानी इसमें शीत ऋतु भी होती है और उष्ण ऋतु भी होती है, शीतलता भी होती है और उष्णता भी होती है, दोनों होती है। यानी इस जोन में, इस कटिबंध में दोनों ऋतुएं होती हैं। इस कटिबंध में, किस कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध में दिन और रात की जो अवधि है वो समान नहीं होती। दिन और रात की अवधि में पर्याप्त अंतर मिलता है। जो जो हम कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं इस कटिबंध में, और जो जो हम मकर रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं इस कटिबंध में, दिन और रात की लंबाई में अंतर आता जाता है। गर्मियों में जब गर्मियां होती हैं किसी भी गोलार्ध में, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, गर्मियों में दिन लंबे होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, और सर्दियों में रातें लंबी होने लगती हैं और दिन छोटे होने लगते हैं। किसी भी गोलार्ध की बात करें, ये चीजें यहाँ ये फैक्ट हैं। और जो दिन की अवधि है या रात की अवधि है, जो जो हम कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री की तरफ, जो जो कर्क मकर रेखा से दक्षिण में जाएंगे 66.5 डिग्री की रेखा की ओर, तो दिन और रात की अवधि में बहुत अंतर आता जाता है, बहुत लगातार अंतर बढ़ता जाता है। अब यदि गर्मियों की बात करें, जो जो हम 66.5 डिग्री की तरफ जाएंगे, कहीं पर दिन, गर्मियों की बात हो रही है, दिन 15 घंटे का, फिर 16, 17, 18, 19, 20 घंटे का दिन, 4 घंटे की रात, 21, 22, 23। गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर 24 घंटे का दिन हो जाता है, 24 घंटे का दिन हो जाता है, 24 घंटे सूर्य चमकता है। सर्दियों में 24 घंटे की रात हो जाती है। यानी गर्मियों में और सर्दियों में दिन और रात की अवधि में इस कटिबंध में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, और ये अंतर बढ़ता जाता है जो जो हम 66.5 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, ये विशेषता लिखी है, ये विशेषता दोनों कटिबंधों की। ये ना सोचे कि ये इस कटिबंध की ये विशेषता है, इस कटिबंध की ये विशेषता है, क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए सारी की सारी विशेषता यहाँ, कुछ यहाँ लिख दी कुछ यहाँ लिख दी। दोनों कटिबंधों की विशेषता है ये दोनों क्षेत्रों में। इसमें गर्मियों और सर्दियों के तापमान में भी बहुत अंतर पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंध में, और वार्षिक ताप परिसर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी। वार्षिक ताप परिसर भी इस कटिबंध में ज्यादा होता है। वार्षिक ताप परिसर पढ़ाया जा चुका है पहले क्या होता है। अब यही चीजें टेक्स्ट के रूप में लिखे जो मैंने डायग्राम में समझाई हैं, दोबारा फिर इस बहाने रिपीट हो जाएंगे। चलो, ये एक्सटेंशन विस्तार बताइए। विस्तार पता है, ये कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक है। दक्षिण में इसका विस्तार मकर रेखा से लेकर कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक वृत्त तक है, अंटार्कटिक सर्कल तक है। सीजन बताइए। दोनों सीजन ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, गर्मियां और सर्दियां भी। डे और नाइट का लंबाई बताई जा चुकी है। दिन और रात की अवधि में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। मार्क डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट लेंथ। डिफरेंसेस इंक्रीज टुवर्ड द पोल। जो जो हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। समर लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज। गर्मियों में समर लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज एंड वाइस वर्सा। ये गलत लिखा गया है यहाँ, समर नहीं है। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा जो पीपीटी बनानी पड़ती है, ध्यान नहीं रहता, स्पीड से काम करना पड़ता, कई बार ध्यान भटक जाता लिखते लिखते, तो इसको करेक्ट कर लें बच्चे। समर का नहीं है यहाँ, विंटर में लॉन्ग नाइट्स होती हैं और शॉर्ट डेज होते हैं। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है जो गर्मियों सर्दियों में स्थिति इसके विपरीत हो गई। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीज अप टू 24 आवर्स। दिन और रात की लंबाई बढ़ते बढ़ते 24 घंटे हो जाती है सर्दियों और गर्मियों में, क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल तक।
टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है गर्मी और सर्दियों के, और वार्षिक तापमान ज्यादा। ये जो पहले डायग्राम में विशेषता लिखी थी, तो ये थोड़ा सा डायग्राम में जितनी विशेषता लिखी है ये यहाँ आगे इनका रिपीटिशन, ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के या खोल के लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्धों में देखिए, शीत कटिबंध यहाँ दिखाया गया है दोनों गोलार्धों में। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक दोनों गोलार्धों में फैलाव है इसका। या ये भी कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में इसका फैलाव आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका फैलाव एंटार्क्टिक वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक है। अब यहाँ विशेषता भी लिखी है सारी की सारी। इस क्षेत्र में ओब्लिक रेज ऑफ सन, इन क्षेत्रों में जो सूर्य की किरणें बहुत अधिक तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ने का सीधा सा अर्थ है यहां पर कम सूर्यताप प्राप्त होता है, और कम सूर्यताप प्राप्त होने का अर्थ है यहां पर तापमान कम पाया जाता है। और सर्दियां यहाँ बहुत शीतल होती हैं, वो ठंडी होती हैं, और सर्दियों में जो ग्राउंड है वो जमा होता है, फ्रोजन होता है। यहाँ लिखा है ना ओब्लिक रेज ऑफ सन, ये सारी की सारी विशेषता जो मैंने बताई है ये यहाँ लिखी है। तिरछी किरणें पड़ती हैं, तिरछी किरणें पड़ेंगी, लेस इंसोलेशन मिलेगा, यानी कम सूर्यताप मिलेगा। कम सूर्यताप मिलेगा तो कम टेम्परेचर होगा, कम टेम्परेचर होगा तो विंटर ठंड बहुत अधिक होगी, ठंड होगी, बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो आपका जो ग्राउंड है, जो भूपृष्ठ है, वहां जमाव होगा, जमा हुआ होगा। तो ये इसकी विशेषता आगे लिखी है, वही विस्तार आगे दिया है। विस्तार बताया है आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल, विस्तार बताया। उसके बाद किरणों के बारे में बताया, सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ने का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जो सर्दियां हैं बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, जो धरातल है वो जमा होता है, इसको शीत जमे हुए जोन या फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। जो अच्छा, ये जो प्राचीन ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने ये क्षेत्रीय वितरण दिया, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंधों में या 3 ताप कटिबंधों में बांटा, उन्होंने इसके बांटने के लिए केवल लैटिट्यूड को ध्यान में रखा, अक्षांश रेखा को ध्यान में रखा है। उन्होंने दूसरे फैक्टर जो हैं, जो तापमान को कंट्रोल करते हैं, जो पहले पढ़ाए जा चुके हैं, उन फैक्टर का कहीं भी कोई कंसिडरेशन नहीं की है, उन फैक्टर की कंसिडरेशन नहीं की गई है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है। इसमें दूसरा पक्ष है, तीसरा पक्ष है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का लंबवत वितरण। और टेम्परेचर का लंबवत वितरण मुझे यहाँ समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि लंबवत वितरण तापमान का आप जो आपने वायुमंडल की परतें पढ़ी वहां से हूबहू उठा के आप लिख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। ट्रोपोस्फियर में स्थिति क्या रहती है? ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल का फैलाव 8 से 18 किलोमीटर तक है। क्षोभमंडल में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर घटता जाता है, इसे जिसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। और क्षोभमंडल में जब हम ऊंचे जाते हैं तापमान -45 डिग्री हो जाता है 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कहाँ? पोल्स पर। और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर -80 डिग्री हो जाता है। यानी लंबवत वितरण का अर्थ सीधा सा मैंने अभी बताया था जब मैंने प्रश्न स्टार्ट करवाया कि जो हम भूपृष्ठ से अंतरिक्ष की ओर जाते हैं तो तापमान की दशाएं क्या है, यानी ऊंचाई के अनुसार तापमान की स्थिति क्या है। क्षोभमंडल में तापमान की दशाएं बताई कि जो हम ऊंचे जाते हैं तापमान घटता जाता है। फिगर बताया है कि -45 डिग्री हो जाता है 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, -80 डिग्री हो जाता है 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसके पश्चात जो समताप मंडल है, समताप मंडल में तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगता है क्योंकि यहाँ ओजोन गैस मौजूद है। ओजोन गैस मौजूद होने के कारण तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और यहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रह जाता है 50 किलोमीटर की हाइट पर। यदि हम मध्यमंडल में जाएंगे, मध्यमंडल में तापमान घटता जाता है ऊंचाई के साथ साथ, और ये घटता घटता 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
जब हम थर्मोस्फीयर में जाते हैं, थर्मोस्फीयर का तापमंडल जो चौथा मंडल है, उसमें तापमान लगातार बढ़ता जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता जाएगा। और 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद ये 5600 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसमें लिखा भी है, फॉर डिटेल्स यू कैन सी रीड एटमोस्फेरिक लेयर्स। अब मैंने कहा था शुरू में ही आपको कि भाई जो बैंडिंग है ना, वो बाद में बताएंगे कि कैसे बैंड होती हैं ये समताप रेखाएं। ये लास्ट में ये मैं बता देता हूं कि ये बैंड कैसी होती हैं। विद्यार्थियों, ये यहां दिखाया गया है, एक लैंड मास तो यहां दिखाया गया है, भूभाग यानी स्थल भाग कह लीजिए, ये दूसरा स्थल भाग है। ये बीच में समुद्र है, ये ब्रोकन लाइन, ये भी यहां समुद्र है। और जैसा कि बताया था कि अब सर्दियों की लेते हैं और उत्तरी गोलार्ध की लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों का बात लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में देखिए, अब जब तापमान को प्रभावित करने वाले कारक समझाए, उस समय बताया था कि सर्दियों में स्थल भाग जल्दी ठंडे हो जाते हैं, स्थल भागों पर ज्यादा सर्दियां होती हैं, और जल भाग सर्दियों में ज्यादा ठंडे नहीं हो पाते, वो गर्म रहते हैं। यानी जल भाग न ज्यादा गर्म होते हैं न ज्यादा ठंडे होते हैं, स्थल भाग ज्यादा गर्म भी हो जाते हैं, ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। सर्दियां हैं, जल भाग ज्यादा ठंडे नहीं होंगे, स्थल भाग ठंडे हो जाएंगे, स्थल भागों पर ठंड बढ़ जाएगी। अब यहां देखिए ये बैंड कैसे करेंगे और समताप रेखा कैसे खींची गई है। समताप रेखा की परिभाषा बताता, समताप रेखाएं वे रेखाएं जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती हैं। ये जहां जहां से गुजर रही है 26 लिखा है, तो 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब यहां लीजिए, ये छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, ये 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और कोई भी अक्षांश रेखा होगी, यहां कोई ना कोई गुजर रही होगी। अक्षांश रेखा मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अक्षांश रेखाएं और ड्रा कर देता तो एक कंफ्यूजिंग पैटर्न हो जाता डायग्राम का, आप समझ नहीं पाते। अब यहां देखिए बच्चों, ये 26 डिग्री जहां टेम्परेचर है समुद्र में, तो इसके सीध में स्थल भाग पर कितना होना चाहिए? अगर ये समुद्र होता तो 26 होना चाहिए। सर्दियों में यहां 26 है, तो यहां सर्दियों में स्थल भाग पर 26 नहीं मिलेगा इसकी सीध में, इस अक्षांश रेखा पर। ये सीधी जो अक्षांश रेखा जाएगी, हो सकता है 26 की बजाय 25 मिले, 23 मिले, 24 मिले, 22 मिले। तो यहां 26 है, यहां 26 है, यहां इसकी सीध में 26 नहीं है, 24 है। 26 नहीं है, 24 है। क्यों? स्थल भाग है, शीत ऋतु है। इस अक्षांश रेखा पर, जिस अक्षांश रेखा पर ये समुद्री पॉइंट स्थित है, जिस स्थान रेखा पर ये पॉइंट स्थित है, इस अक्षांश रेखा पर यहां तापमान कम मिलेगा, कम मिलेगा। अगर 26 ही मिलता तो समताप रेखा सीधी जाती। अब 26 यहां की बजाय कहां मिला? यहां, तो समताप रेखा बैंड हो गई, यहां टेम्परेचर कम मिला। अब यहां 24 था, इसकी सीध में 24 नहीं मिला। इस अक्षांश रेखा पर, जिस अक्षांश रेखा पर ये समुद्र है और ये अक्षांश रेखा स्थल भाग से भी गुजर रही है, 24 नहीं मिला, 24 मिला कहीं नीचे जाकर, तो ये बैंड हो गई। तो इस प्रकार ये अक्षांश रेखाएं बैंड हो जाती हैं। सर्दियों में ये भूमध्य रेखा, नीचे भूमध्य रेखा दिखाई गई, इक्वेटर। सर्दियों में जो स्थल भागों पर ये भूमध्य रेखा की तरफ बैंड हो जाती हैं और जल भागों पर ये उत्तर की तरफ या पोल्स की तरफ बैंड हो जाती है। किसकी बात हो रही है? नॉर्थ हेमिस्फीयर की विंटर की बात हो रही है। अब इसी प्रकार यहां देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर की समर की बात, नॉर्थ हेमिस्फीयर की समर की बात। गर्मियों में स्थल भाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। अब यहां भी एग्जांपल देता हूं, यहां 26 है, तो इसकी सीध में 26 टेम्परेचर नहीं है। इस अक्षांश रेखा पर, कौन सी अक्षांश रेखा पर? जिस ये अक्षांश रेखा मान लीजिए कोई गुजर रही है इस स्थल भाग से, इस समुद्री भाग से आगे स्थल भाग के गुजरी, यह 26 है, तो इसकी सीध में स्थल भाग पर 26 टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर है 26 की बजाय 28। इसकी सीध में 24 नहीं है, 24 की बजाय यहां है 26,
यानी टेम्परेचर के डिफरेंसेस के कारण ये ग्रीष्म ऋतु में स्थल भागों में उत्तर की तरफ बैंड हो गई और जल भागों में दक्षिण की तरफ बैंड हो गई। उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ बैंड हो गई। तो ये था बेंडिंग। और फिर भी इसको आप समझिए, पढ़िए, ना समझ में आए फिर मैं बता दूंगा इसको दोबारा कहीं ना कहीं, जब आप लाइव क्लास लगाएंगे तभी मैं समझा दूंगा इसको, अगर ये बेंडिंग समझ में अभी नहीं आई है। तो ये था विद्यार्थियों आपका संपूर्ण लेक्चर इसका तापमान का वितरण से संबंध में।